Good morning, student. Today we will start a study related to chapter 4, heredity and evolution. What is the meaning of heredity and what is the meaning of evolution? We all know heredity means आनुवांशिकी या आनुवांशिकता and evolution means विकास. So today we will discuss related to topic heredity and evolution. What is heredity? Before I give a definition related to heredity, we point out a term related to heredity are commonly known as traits. हेरिडिटी को डिफाइन करने से पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हेरिडिटी पॉसिबल हो पाती है या आनुवंशिकता हमको किसी भी जीवों में दिखाई देती है। तो उसके लिए एक टर्म यूज होता है ट्रेट्स। ट्रेट को हम कैरेक्टर कहते हैं। हाउ टू कैरेक्टर ट्रांसमिटेड फ्रॉम one generation to another generation. Similarly, related to traits, or with the help of traits, we are able to give a definition of heredity. Traits transmitted from parents to offspring are also called heredity. Or in other words, we can say heredity is a process in which traits are a character transmitted from one generation to another generation. Clear? जैसे आपके समझ में अगर ना आया हो तो आप इसको दूसरे अर्थों में समझ सकते हैं कि जो कैरेक्टर है वह पेरेंट्स से आप स्प्रिंग में पहुंचने का जो तरीका है उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। या फिर हम लोग देखते हैं अपने सोसाइटी में डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट एनिमल्स में including human beings, different types of traits being also transmitted from parents to offspring. तो उस कैरेक्टर को ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में छोटी से छोटी इकाई है उसको हम कहते हैं जीन। जीन आर स्पेशली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेट्स। ये जीन ही है जो अलग अलग प्रकार के ट्रेट्स को अपने साथ कैरी करता है और इन ट्रेट्स को अलग अलग ऑफस्प्रिंग में अलग अलग सेट में ले जाता है। इसलिए जो ऑफस्प्रिंग डेवलप होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में वह एग्जैक्ट लाइक एज ए पेरेंट नहीं हो पाते, वह पेरेंट से थोड़ा थोड़ा भिन्न होते हैं। जैसे अगर आपको एग्जांपल दें कि अगर एक मैरिज कपल है या किसी के मदर फादर हैं और उनसे जैसे 5 संतानें हैं, 3 संतानें हैं, 4 संतानें हैं, तो चारों आपस में भाई बहन है, लेकिन आप चारों को देखेंगे तो चारों एक दूसरे से भिन्न दिखेंगे। चारों में कोई ऐसी समानता नहीं होगी जिससे आप कह सकें कि यह कैरेक्टर जो है वो बहुत दूसरे से मैच कर रहा है। तो ये अनमैच्ड कैरेक्टर जो है ये सेट ऑफ ट्रेट्स के कारण होता है और ये ट्रेट्स जिस सेट में जिस पीरियड में फर्टिलाइजेशन के टाइम में जाइगोट के अंदर पहुंचते हैं वैसे ही उसके अंदर ट्रेट्स या कैरेक्टर का निर्माण होता है। और ये सारे ट्रेट्स या कैरेक्टर हेरिडिट्रियल होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। देन आफ्टर क्लैरिफिकेशन ऑफ हेरिडिटी वी स्टार्ट the discussion related to variation. What is variation? Variation term utilized for the morphological point of view or a genetical point of view. First of all, we are able to identify on the basis of morphological point of view a individual are similar or dissimilar.
जो इंडिविजुअल हैं वह सभी के सभी इंडिविजुअल समान हैं या असमान हैं। तो ये मॉर्फोलॉजी बेस्ड है। जो बाह्य आकार की, मॉर्फोलॉजी मीन्स होता है बाह्य आकार की, जिससे हम बाहर से देख करके, बाहरी स्ट्रक्चर को देख करके यह कह पाते हैं कि यह सारे के सारे समान हैं या इसमें कुछ असमानता है। तो जो मॉर्फोलॉजी बनती है ये अभी जीन बेस्ड है। जैसे जीन जिसमें पहुंचेंगे वैसे उसकी मॉर्फोलॉजी बनेगी और उसके मॉर्फोलॉजी में कुछ न कुछ भिन्नताएं हमको देखने को मिलती है। क्लियर? देन अ टाइप ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन कितने टाइप के हो सकते हैं? वाई a variation will distinguish in different types. A variation possible with the help of hereditary character or due to environmental factor. जो वेरिएशन होता है वह दो कारणों से होता है। एक तो वेरिएशन हेरिडिट्रियल हो सकता है या हेरिडिटी के कारण होगा, और दूसरा वेरिएशन जो होगा वह इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण होगा। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हेरिडिट्रियल वेरिएशन एंड इन्वायरमेंटल वेरिएशन। हेरिडिट्रियल वेरिएशन आर कंटिन्यूअस एंड transmitted from one generation to another generation. Means a hereditary variation are continuous variation and environmental variation are discontinuous variation. बात समझ में आ रही है? जैसे जो हेरिडिट्रियल वेरिएशन होगा, जो हेरिडिट्रियल विविधताएं आपको दिखाई देंगी वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ऐसे सतत चलती रहेगी और वह भिन्नताएं जो है बार बार बदलती रहेंगी। जितनी भी रेंज आएंगी वह पीछे की रेंज से कुछ न कुछ भिन्नताएं अपने साथ लेकर के आती हैं। वह एग्जैक्ट पेरेंट्स से बिल्कुल मैच नहीं करती हैं। जितने पीढ़ी का आप पेडिग्री एनालिसिस कर लें, आगे की क्लास में जाएंगे तो पेडिग्री एनालिसिस आपको बताई जाएगी। पेडिग्री एनालिसिस में आप पढ़ेंगे कि जितने भी इंडिविजुअल डेवलप हुए हैं वह कभी भी 100% अपने ओल्ड पेरेंट्स से मैच नहीं करते हैं, क्योंकि जो सेट ऑफ जीन और सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉन्जुगेट होते हैं वो कभी भी 100% सिमिलर सेट में कॉन्जुगेट नहीं होते हैं। और जब भी वह डिसिमिलर सेट में कॉन्जुगेट होंगे तो जो हेरिडिटी आपको कंटिन्यूअस दिखेगी उसमें वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। वो भिन्नताएं कंटिन्यूअस चलती हैं। बट ऑन अदर हैंड अ वेरिएशन काज ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर आर डिसकंटिन्यूअस। जो एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण जो वेरिएशन या विविधताएं दिखती हैं वो डिसकंटिन्यूअस होती हैं। वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में दिखाई देंगी, लेकिन आगे आने वाली जो संतति है उसमें दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि वह सोमैटिक सेल में चेंज होने के कारण ऐसा वेरिएशन दिखाई देता है। वह जेनेटिक सेल में या डीएनए में परिवर्तन लाने में सक्षम नहीं होता है, इसलिए वह एक आध पीढ़ी में दिखाई देगा लेकिन उसके आगे आने वाली पीढ़ियों में दिखाई नहीं देगा। जैसे एनवायरमेंटल वेरिएशन का कुछ एक एग्जांपल बता देते हैं। रेसलर जो है वह नेचर में स्वयं से अपने अंदर वह चीजें बिल्डअप करता है। तो ऐसा नहीं है कि रेसलर का जो सन होगा, रेसलर का जो बेटा होगा वह रेसलर ही हो या उसके जैसा ताकतवर हो। या दूसरा एग्जांपल है स्विमर, जो तैराक हैं, तो तैराक जो है अपने अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक बिल्डअप करते हैं वह नेचुरली बिल्डअप करते हैं, और वह जो नेचुरली बिल्डअप या एक्वायर्ड कैरेक्टर है, जो अर्जित लक्षण है, वह कभी भी जेनेटिक नहीं होता है, वह सोमैटिक सेल को ही प्रभावित करते हैं। इसलिए उस जनरेशन में वह कैरेक्टर तो दिखाई देगा, वह ट्रेट्स दिखाई देंगे, चाहे जितना एडवांस उसको बनाया जा सके, लेकिन वह आगे के ऑफस्प्रिंग में या आगे की पीढ़ियों में वह ट्रांसमिट होने की एबिलिटी
नहीं रखते हैं। ठीक है, अब नीचे इसी से रिलेटेड दो टॉपिक है, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। अभी हमने पीछे के सेक्शन में इसको डिस्क्राइब किया है। कंटिन्यूअस आर दोज कैरेक्टर which are transmitted with the help of gene or DNA. This type of hereditary character are responsible related to continuous variation. जो जीन या डीएनए के द्वारा ट्रांसमिट होने वाले कैरेक्टर हैं वह कंटिन्यूअस वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कंटिन्यूअस नहीं जाते। इसलिए नहीं जाते कि वह केवल सोमैटिक सेल को ही प्रभावित करते हैं, जेनेटिक सेल में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और कैरेक्टर तब तक कंटिन्यूअस नहीं होगा जब तक वह जेनेटिक सेल में या डीएनए में या जीन के अंदर समाहित ना हो। ठीक है, देन व्हाट इज द काज ऑफ वेरिएशन? वेरिएशन के कारण क्या है? किन किन कारणों से वेरिएशन पॉसिबल होता है? तो इसमें तीन चीजें हैं, हेरिडिटरी वेरिएशन, जीन बेस्ड वेरिएशन, डीएनए बेस्ड वेरिएशन एंड ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर वेरिएशन। अब इन चारों को अलग अलग फिर से हम डिस्क्राइब करते हैं एक बार। जीन बेस्ड वेरिएशन, हाउ टू पॉसिबल दिस टाइप ऑफ वेरिएशन? अ जीन इज द स्मॉलर इकाई और यूनिट ऑफ द वेरिएशन। वन जीन, वन एंजाइम, वन कैरेक्टर हाइपोथेसिस बीइंग गिवन इन दिस सेक्शन मीन्स एक जीन जो है एक कैरेक्टर अपने साथ ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन कुछ एक केसेस में हम देखते हैं कि एक ही जीन एक से अधिक कैरेक्टर को अपने साथ ले जाने में सक्षम होता है, तो उसको हम मल्टी कैरेक्टर जीन कहेंगे, जो अपने साथ एक से अधिक कैरेक्टर को ले जाता है। लेकिन यह जीन जो है हमेशा सेट में होते हैं, अकेले एक जीन कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा, वो अपने पोजीशन को चेंज कर सकता है। सेट में फर्स्ट पोजीशन से वह दूसरे पोजीशन पे जाके बैठ सकता है, लेकिन वो अपने कैरेक्टर को कभी भी बदल नहीं सकता है। वो अगर जाएगा तो अपने कैरेक्टर को अपने साथ लेकर के जाएगा। लेकिन जो डीएनए का सेट है, अब उस डीएनए के सेट में किस किस कैरेक्टर वाले जीन सिचुएटेड हैं, अगर वह सेट जाता है आगे वाले पीढ़ी में तो अपने उस कैरेक्टर को उसके अंदर शो करेगा। दूसरा सेट दूसरे मेटिंग या फर्टिलाइजेशन पीरियड में कॉन्जुगेट होता है, जाइगोट फॉर्म करता है तो दूसरे कैरेक्टर को शो करेगा। तीसरा सेट अगर तीसरे में इन्वॉल्व है तो वह तीसरे कैरेक्टर को शो करेगा। और यह सारी चीजें अलग अलग ऑर्गेनिज्म में आप देख सकते हैं, जैसे काऊ है, डॉग है, ह्यूमन बींग्स हैं। तो डॉग के जो न्यूली बॉर्न बेबी या पप्पी हैं उसको आप देखेंगे कि सारे के सारे एक समान नहीं दिखते, उसका कोट कलर अलग अलग होगा। कोई ब्लैक होगा तो कोई अगौटी होगा तो कोई स्पॉटेड होगा। तो ऐसे क्यों है? ब्लैक क्यों है, अगौटी क्यों है, स्पॉटेड क्यों है, ब्राउन क्यों है, रेड क्यों है, व्हाइट क्यों है? इसके पीछे वह जीन का सेट रिस्पॉन्सिबल है जो उसके कोट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो उसके फर के कलर्स आते हैं उस जीन्स के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। तो जैसे जीन का सेट जाएगा वैसा उसका कलर होगा। काउस के जो कॉल्फ हैं, बछड़े हैं, वो सभी एक समान नहीं दिखते, हर एक का कोट कलर अलग अलग होता है। कोई कंप्लीटली ब्लैक होगा, कोई पार्शियल ब्लैक होगा, कोई व्हाइट होगा, कोई रेड होगा। तो ये जो कोट कलर बिल्डअप हो रहे हैं वह जीन पैटर्न, जीन सीक्वेंस या जीन कॉम्बिनेशन के कारण जो डीएनए के ऊपर अरेंज होते हैं। और जितने परफेक्ट
डोमिनेंट होते हैं उस जाइगोट के फॉर्मेशन के टाइम में, उसी के कारण ये वेरिएशन या विविधताएं हमको दिखती हैं। मोस्ट ऑफ द वेरिएशन बीइंग सीन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन asexual reproduction variation being not possible. अब वेरिएशन ओनली सीन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे पीछे के क्लास में आपको बताया भी गया है, जब फर्टिलाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ाया गया तो उसमें आपको बताया गया कि जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उसमें वेरिएशन या विविधताएं आपको नहीं दिखती हैं, क्योंकि उसमें जो जीन का सीक्वेंस या जो जीन का पैटर्न होता है वह समान होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उसमें जीन का सीक्वेंस, डीएनए का सेट, जीन का सेट बदलता रहता है, जिससे वेरिएशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एंड वेरिएशन आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर इवोल्यूशन। यही जो बदलाव है यही इवोल्यूशन के लिए रिस्पांसिबल होता है। अगर ऐसे बदलाव नहीं होते तो इवोल्यूशन की पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती है। डीएनए का सेट आल्सो रिस्पांसिबल फॉर continuous variation or cause of variation. Environmental factor, chemical factor, medicinal factor also responsible for variation. Some chemical, medicine, race also have ability to change the morphological character, genetical character of individual have been developed in our surrounding. जो हमारे सराउंडिंग में डेवलप होने वाले जो जीव हैं उसके मॉर्फोलॉजी और जेनेटिक कैरेक्टर को चेंज करने में कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो प्राकृतिक रूप से नेचर में पाए जाते हैं और वह कहीं ना कहीं हमारे जीनों को प्रभावित करते हैं, जिससे वेरिएशन या विविधताएं देखने को मिलती हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको बताएंगे, बाइसन, हिमालयन बाइसन है seen a 4 horn in place of 2 horn। 2 सींगों की जगह 4 सींगों का पाया जाना, जैसे उसमें 2 सींग की जगह 4 सींग हो जाते, तो 4 सींग कैसे हुई? कहीं ना कहीं उसके जीन के सेट में परिवर्तन हुआ, जिससे 2 की जगह 4 सींगें दिखाई देती हैं। एंटीलोप 12 सींगे में सींगों का डेवलपमेंट, जो सींगों का विकास है वह जीनों के ऊपर डिपेंड करता है और वो प्राकृतिक रूप से उसके जीन में परिवर्तन हुआ है। तो अभी हमने पीछे के सेक्शन में आपको बताया कि सम कैरेक्टर आर हेरिडिट्रियल एंड सम आर एक्वायर्ड, और इन अदर वर्ड वी कैन से a 2 type of character being built up in any type of organism including human being, a hereditary character and acquired character, या दूसरे भाषा में उसको कहते हैं इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड। तो इनहेरिटेड का मतलब होता है जो वंशानुगत कैरेक्टर हैं, जो जन्म जन्मांतर से चले आ रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हो पाता है, जो मूल रूप से वेरिएशन के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन जो एक्वायर्ड कैरेक्टर हैं, जो अर्जित लक्षण हैं, तो सारे अर्जित कैरेक्टर जो है वह हेरिडिट्रियल नहीं हो पाते। कुछ एक कैरेक्टर हेरिडिट्रियल होते हैं जो इवोल्यूशन के होने में अपना रोल प्ले करते हैं, उन्हीं के कारण इवोल्यूशन पॉसिबल होता है। इस तरह से ये सारे जो चीज़ें हैं, जीन, डीएनए और एनवायरमेंटल फैक्टर, ये स्पेशली वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो विविधताओं को दिखाने में हमारा सहयोग करते हैं, जिनके कारण जीवों में विविधताएं दिखाई देती हैं और आगे चल करके वही इवोल्यूशन का कारण बनती हैं। In next class we already discussed related to this topic how to variation possible in individual. Thank you for watching video.